हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। तो आज उसका हम पार्ट 1 देख रहे हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये थ्योरी हम समझेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस और स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस का मतलब एक प्रक्रिया है। कोई भी अगर सामान आप बनाते हैं फैक्ट्री में या कोई प्रोडक्ट हमारा बनता है तो वो डिफरेंट प्रोसेस प्रक्रिया के थ्रू ही बन पाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लें, हम कोई पेन है हमारा, मान लीजिए तो पेन है, तो सबसे पहले अगर हम सब कुछ अपने यहाँ बनाते हैं फैक्ट्री में तो पेन की सबसे पहले हम इंक देखेंगे, इंक अलग से बनानी पड़ेगी। उसके बाद फिर उसकी रिफिल बनती है। उसके बाद फिर अगले प्रोसेस में हम उसका पेन का कवर बनाते हैं। उसके अगले प्रोसेस में हो सकता है हम उसमें कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करें और उसके बाद वो पेन बन के तैयार हो पाता है। तो यानी कि बहुत विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा ही एक प्रोसेस मतलब ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो पाता है। तो उसे हम प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं कि हर प्रक्रिया में हमारा कितना खर्च हुआ, कितनी प्रति यूनिट हमारा खर्चा, प्रति इकाई खर्चा आया। तो एक प्रोसेस यानी इंक बनी, जैसे तो इंक बनाने में हमें कितना खर्चा आया, फिर उसके ऊपर उसमें हमने इंक को रिफिल में भरा तो फिर वहाँ पे तक खर्चा कितना हो गया। फिर आगे बढ़े तो फिर उसे पेन में रखा जाएगा, पेन का खर्चा उसमें ऐड हो गया। उसके बाद कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ लिखना है पेन के ऊपर, वो सब काम करा। तो सब मिला के सारे प्रक्रियाओं का खर्चा एक साथ जोड़कर लास्ट प्रोसेस तक आ जाता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हर प्रक्रिया में हमारा कितना कितना खर्च हो रहा है। एक प्रक्रिया पूरी हुई, वो फिर दूसरे में पास हो गया तो खर्चा दूसरी प्रक्रिया का जुड़ जाएगा। फिर दूसरी प्रक्रिया तक जितना खर्चा हुआ फिर वो तीसरी प्रक्रिया में जुड़ जाएगा। मान लो पहली प्रोसेस में हमारा 2 रुपए खर्च हुए, फिर 2 रुपए के बाद फिर वो दूसरी प्रक्रिया में गया, प्रोसेस में गया तो वहाँ पे 4 रुपए खर्च हुए। तो 2 पुराने और 4 इसके, तो हो गए टोटल 6 रुपए। फिर तीसरी प्रक्रिया में 3 रुपए लगे तो फिर 6 और 3 9 रुपए हो गए। तो इस तरह से आखिरी प्रोसेस तक हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट का प्रति इकाई खर्चा कितना हो रहा है। In this method, the cost of material, wages, overheads are accumulated for each process separately for a given period and then carried forward cumulatively from one process to the next process till the process is completed. तो क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मटेरियल है, लेबर है, बाकी एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स हैं, वो हर प्रोसेस के आगे जुड़ते चले जाते हैं और लास्ट प्रोसेस तक हमें पता चल जाता है कि टोटल खर्चा हमारा कितना हो रहा है, टोटल लागत, कुल लागत कितनी आ रही है एक इकाई बनाने में। In brief, this method of costing is used in those industries where mass production of identical units is undertaken on a continuous basis and finished products are subjected to a number of production stages called processes before completion. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है? उन इंडस्ट्रीज में, उन फैक्ट्री में यूज होता है जहाँ पर एक ही तरह के बहुत हजारों लाखों प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे पेन की बात करी तो एक पेन तो बनेगा नहीं, हजारों लाखों पेन बन रहे हैं। या कोई भी जूतों की दुकान समझ लीजिए, शूज हैं तो एक जैसे बहुत सारे शूज बनेंगे। टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, ये एक नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे। तो जहाँ पर बहुत सारे एक जैसे ही सामान बनता है, कंटिन्यूसली बनता रहता है और डिफरेंट प्रोसेस में पास होता है, डिफरेंट प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है, वहाँ पर ये प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ऑयल रिफाइनिंग, तेल बनता है, जैसे तेल आपका बनता है, पेट्रोल डीजल बन रहे हैं, समुद्र से निकल रहा है, डिफरेंट प्रोसेस से पास होकर वो बनता है। पेंट्स हैं, पेपर है, केमिकल वर्क्स है, टेक्सटाइल्स हैं, डिस्टिलेशन है। तो ये सब चीज़ें, इनमें मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्रोसेस चलता है और तभी इसलिए यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है और उसे हम सही से यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए 2 डेफिनेशन यहाँ पे ली हुई हैं। एक लंट एंड रिप्ले की डेफिनेशन दी गई है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? हर स्टेज पर
मैन्युफैक्चर पर हम कॉस्ट पता लगाते हैं, लागत पता लगाते हैं। वेयर मटेरियल इज पास्ड थ्रू वेरियस ऑपरेशंस टू ऑब्टेन अ फाइनल प्रोडक्ट, जहां मटेरियल एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया डिफरेंट प्रोसेस ऑपरेशंस में पास होता हुआ बनता है, साथ में बाय प्रोडक्ट भी निकलकर आ जाते हैं। जैसे कि ऑयल्स की बात करते हैं, ऑयल तेल निकल रहा है तो हमें रॉ ऑयल निकलता है समुद्र से, लेकिन वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग बन जाते हैं। उसमें से पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, गैस भी निकलेगी, केरोसिन भी निकलेगा। तो बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स, एक मेन प्रोडक्ट होता है, उसके बाद साथ में और प्रोडक्ट्स भी बनकर आ जाते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में। दूसरी डेफिनेशन वेल्डन की दी गई है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस, ऑपरेशन और स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर। वही बात है कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, ये मेथड है लागत पता लगाने का, हर प्रोसेस पर, हर प्रक्रिया पर, हर ऑपरेशन पर, हर निर्माण की स्टेज पर पता लग जाता है कि यहां तक हमारी लागत अब कितनी हो चुकी है। तो ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी, तभी हम एग्जाम में इनको लिख पाएंगे। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की। पहला है प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इन क्लियरली डिफाइंड प्रोसेसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन होना है, जो निर्माण हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है सामान का, वो डिफरेंट प्रक्रियाएं, जो विभिन्न प्रक्रिया हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा हमारा ये सामान बन के तैयार होगा। दूसरा पॉइंट है वेरियस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस आर आइडेंटिफाइड, कि जो भी यूनिट्स बनेंगी, कितनी यूनिट्स बननी है, वो भी हमें पता होंगी कि हर प्रोसेस में कितनी कितनी यूनिट्स हमारी बनके तैयार होती जाएंगी। थर्ड है वेरियस प्रोसेसेस आर इन सीक्वेंस सो दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन थ्रू प्रोसेसेस, यानी कि जो भी प्रक्रिया है वो एक सीक्वेंस में चलेगी। ऐसा नहीं कि पहली प्रक्रिया है फिर तीसरी प्रक्रिया पहुंच गए, नहीं, पहले एक प्रक्रिया, फिर उससे अगली सेकंड प्रोसेस, फिर उससे थर्ड प्रोसेस। तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है और उसी सीक्वेंस में, उसी प्रक्रिया के उसी लाइन में ही काम हमारा कंप्लीट होना है। फोर्थ है आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज इनपुट फॉर द सक्सीडिंग प्रोसेस। कहने का मतलब यह हुआ कि आउटपुट, जो पहली प्रक्रिया है, जो मटेरियल जितना बन गया वो दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, आगे का प्रोसेस होगा उसमें, तो एक का आउटपुट जो है पहली प्रक्रिया का, वो दूसरे का इनपुट हो जाएगा, फिर उसमें उस पर काम चलेगा, फिर अगले प्रोसेस में चला जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल पेन का लिया था कि पहले हमने इंक बना रहे हैं, तो अब इंक बनने की एक प्रक्रिया हो गई, दूसरी प्रक्रिया उसे हमें पेन में रखना है, पेन की रिफिल करनी है, तो वो इंक की जो है वो आउटपुट जो था, अब वो अगले प्रक्रिया में वो इनपुट हो गया, और जो इनपुट हो गया फिर उसमें और मटेरियल वगैरह लगे, रिफिल करी गई, तो वो बन के अब आउटपुट हो गया, वो अब तीसरे प्रोसेस में चला जाएगा, तो फिर तीसरे प्रोसेस में वो इनपुट बन जाएगा, फिर तीसरे प्रोसेस से आउटपुट बनेगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। फॉलोइंग फ्रॉम द अबव कॉस्ट क्यूमुलेट इन प्रोसेसेस। पांचवा पॉइंट है कि सारी प्रक्रियाओं को इकट्ठा करते हुए जाएंगे तो लागत सबकी इकट्ठी जोड़ती चली जाएंगी। पहले प्रक्रिया की लागत दूसरी प्रक्रिया में जुड़ गई, फिर दोनों की इकट्ठी लागत होकर जब आ गई तो तीसरी प्रक्रिया में जुड़ गई, फिर चौथी प्रक्रिया में जुड़ गई। तो ऐसे ही प्रोसेस में लागत पिछली प्रोसेस की जुड़ती चली जाती है। सुटेबिलिटी देखते हैं कि ये कहां पर सही रहता है प्रोसेस कॉस्टिंग जो मेथड है, कि फैक्ट्री में जो हम प्रक्रिया ये जो कर रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, ये कहां पर सुटेबल रहता है, कहां पे ये सही रहता है। ये वहां पर सही रहता है, पहले पॉइंट में दिया हुआ है प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कि प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, यानी कि आज काम हुआ फिर बंद हो गया फिर 10 दिन के लिए, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। The finished product of one process becomes the raw material of the next independent process and so on until the final product is obtained। जैसे मैंने अभी बताया था पिछली स्लाइड में कि एक प्रोसेस का फिनिश्ड प्रोडक्ट आउटपुट अगले प्रोसेस में वो इनपुट बन जाता है। इनपुट मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल हो गया सेकंड प्रोसेस का, फिर सेकंड प्रोसेस में जब वो बन के तैयार होगा तो वो थर्ड प्रोसेस में जाके वो एक तरीके से मटेरियल का काम करेगा, यानी इनपुट हो गया, और फिर बाद में उसमें काम करेंगे तो वो आउटपुट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है आउटपुट इज यूनिफॉर्म। ये वहां पर सही है जहां पर आउटपुट एक जैसा है और सारी यूनिट, सारी इकाइयां जो बन रही हैं वो एक जैसी हैं। ऐसा जैसे पेन मैंने एग्जाम्पल दिया, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, तो एक जैसे ही पेस्ट बनेंगे सारे। टूथब्रश है तो एक कंपनी के वो एक जैसे ही बनते चले जाएंगे, हजारों लाखों पीस बनेंगे।
तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा उत्पादन होना चाहिए। तीसरा, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस फॉर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट इज स्पेसिफिक एंड प्रीडिटरमाइंड, यानी कि जो सीक्वेंस है किस किस कैसे कैसे ये प्रोडक्ट हमारा पूरा बनेगा, उसका सीक्वेंस पहले से हमें आइडेंटिफाई हो, पहले से ही हमें पता होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद और विदाउट बाई प्रोडक्ट्स आर साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड एट वन और मोर स्टेजेस और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं साथ में बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं तो ठीक है, बाई प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो सारे प्रोडक्ट्स बनते हुए एक स्टेज से आगे बढ़ते चले जाते हैं। द वैल्यूएशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बिफोर पॉइंट ऑफ सेपरेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे मैंने आपको गैस में बताया, ऑयल में बताया कि हमारे एक मेन, मान लो पेट्रोल हम बना रहे हैं तो साथ में डीजल भी निकल के आ सकता है, कुछ गैसेस निकल के आ सकती हैं, कुछ केरोसिन का पार्ट निकल के आ सकता है, क्योंकि समुद्र से तो इकट्ठा रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ ऑयल आ रहा है, कच्चा तेल आ रहा है, तो उसे हमें फिर अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जब शुरुआत के जो प्रोसेस होते हैं या जो काम होता है उसमें खर्चे इकट्ठा होते हैं, उसके बाद ही वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग बन पाते हैं। क्योंकि जब हम समुद्र से मान लीजिए तेल निकाल रहे हैं तो खर्चा जो हो रहा है उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कुछ ना कितना पेट्रोल निकला, कितना डीजल निकला, कितना केरोसिन का तेल निकला, कितनी और एलपीजी या गैस निकली। तो फिर जो इकट्ठा खर्चा नीचे हुआ है उनको हम फिर बाकी सब प्रोडक्ट्स में प्रोपोर्शनेटली उनमें बांट दिया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे पहले भी हमने बात करी, ये किन किन इंडस्ट्रीज में सही रहता है। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, इसमें केमिकल्स हैं, परफ्यूम्स हैं, साबुन है, ऑयल है, मेडिसिन बनती हैं, तो डिफरेंट प्रोसेस से पास होके बनती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, विनिर्माण निर्माण जो होती हैं, इसमें आयरन स्टील है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, पेपर है, रबर फैक्ट्री है, सेरेमिक्स है, ऑटोमोबाइल है, जैसे कार वगैरह बनती है भी डिफरेंट प्रोसेस से पास होती हैं, ये बर्फ है, आइस है, पेंट्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आती हैं। माइनिंग में आती है, जैसे मैंने आपको गैस बताई, ऑयल वगैरह बताए, गोल्ड है, माइनरल ऑयल है, कोयला है, सल्फर है, जिंक है, ये खदानों में निकल कर आती हैं, जमीन के नीचे से निकलती हैं। तो इन सब में हम ये प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी हमें समझना है, क्या उद्देश्य है प्रोसेस कॉस्टिंग का, क्यों जरूरत है, क्यों हम करते हैं। तो पहला पॉइंट है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, यानी कि जितने भी प्रोसेस हैं, जितनी भी प्रक्रिया हैं, हर प्रक्रिया का हम अलग अलग लागत पता लगा लेते हैं कि भाई हर प्रक्रिया में कितनी लागत आ रही है। तो ये तभी पता चल पाएगा जब हम हर प्रक्रिया को अलग अलग समझेंगे। सेकेंड, टू नो डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, हर डिपार्टमेंट, हर प्रक्रिया में हम देखेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो हो रही है तो उसे हम संभाल सकते हैं, क्योंकि हर प्रक्रिया को हम एक प्रक्रिया को हम अलग तरीके से देख रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, तो उसमें अगर कोई कमियां हैं तो हमें पता लग सकती हैं। तो हम अगर इनएफिशिएंसी है, कोई सही से काम नहीं हो रहा है, तो हम उसमें उस चीज़ को हम सही कर सकते हैं। थर्ड है टू नो द वेस्टेज इन वेरियस प्रोसेसेस, हर प्रक्रिया में कुछ ना कुछ वेस्टेज भी होती है। वेस्टेज हो सकती है कि सामान हमने सही से नहीं रखा तो वो वेस्ट हो गया, खराब हो गया, या चोरी हो गया। कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो रखे रखे ही अपना वजन लूज कर लेते हैं। आप मान लीजिए पेट्रोल बना हुआ रखा है, उसे आप खुले में रख दीजिए, वो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमें ये भी सब देखना है कि कहाँ कहाँ वेस्टेज हो रही है, उसको हम दूर कर सकें। एंड देन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, और बाई प्रोडक्ट जो मैंने बताया साथ में दूसरे प्रोडक्ट भी निकल कर आ रहे हैं, तो उनका वैल्यूएशन भी करना होता है, उनकी वैल्यू भी निकालनी होती है कि उनकी कितनी लागत आई है, फिर उसको हमें बेचना है तो उसकी लागत हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए उनकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। अब क्योंकि हम प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट्स में हम पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं, तो एक अकाउंटिंग प्रोसीजर हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे तो हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे अगले वीडियो में, तब आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस। अगर मान लो 3 प्रोसेस हैं तो प्रोसेस 1 अकाउंट अलग बनेगा, प्रोसेस 2 अकाउंट अलग बनेगा, प्रोसेस 3 अकाउंट अलग बनेगा। तो सब हर प्रक्रिया का ईच प्रोसेस शुड हैव अ सेपरेट अकाउंट। सेकेंड, अकाउंट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, जब अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डायरेक्ट खर्चे जैसे मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है, वो भी दिखाएंगे। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो भी उसमें डेबिट साइड में लिखे जाते हैं खर्चों में।
मेक अकाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी का कॉलम भी उसमें बनाना पड़ता है, क्वांटिटी भी देखनी है कि कितने मटेरियल की यूनिट से कितनी इकाई हमने मटेरियल लगाया और आखिर में वो कितनी यूनिट बन के तैयार हो रही हैं, कितनी वेस्ट हो गई, कितनी बनी है, वो सब भी हमें पता लगानी है। और इनसे में क्या पता चलेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, हर प्रक्रिया में हम प्रति इकाई कितनी लागत आ रही है वो भी हम उसमें देखते हैं। फिर नेक्स्ट एक प्रोसेस का जो जितनी लागत आई है, जितना मटेरियल, वो नेक्स्ट प्रोसेस अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर लास्ट में ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, लास्ट वाले प्रोसेस से जब बिल्कुल बनकर तैयार तो वो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि प्रोसेस खत्म हो गए तो वो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए ये फॉर्मेट है इसका। देखिए डेबिट साइड में हमने लिख रखा है डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। दूसरे कॉलम में देखेंगे तो यूनिट्स हैं, कितनी मटेरियल की यूनिट्स हमने लगाई हैं, कितनी लागत है। तीसरे कॉलम में अमाउंट है, सबके अमाउंट आ जाएंगे, तो ये टोटल लागत आ गई। अब दूसरी तरफ है बाय लॉस इन वेट, भाई जो वजन है, वजन के अगर हिसाब से हमने लगा रखे तो वो लॉस हो सकता है। कुछ अदर वेस्टेज हो सकती है, कुछ वेस्टेज या सेल कुछ इस तरह की होती है जिनको हम बेच देते हैं, कूड़ा करकट निकल गया है, कबाड़ी को हम बेच सकते हैं, तो बाय सेल ऑफ रेसिड्यू और स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं, और जो बचेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। और कॉस्ट प्रति यूनिट भी हम यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, जो इसका आउटपुट यूनिट्स निकल कर आए हैं उससे हम प्रति इकाई लागत निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है। ये एक जो फॉर्मेट है ये एक प्रोसेस का है। इसी तरह से फिर हम दूसरे प्रोसेस का बनाएंगे, तीसरे प्रोसेस का बनाएंगे, चौथे प्रोसेस का बनाएंगे, जितने भी प्रोसेस होंगे ये इतना फॉर्मेट हमें बार बार बनाना पड़ेगा। जब अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तब आपको ये कंसेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, और कोई भी कमेंट्स हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हम अगली वीडियो में देखते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कैसे करते हैं। थैंक यू।